नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया में आया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट और इंडियन कंसर्न की। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 23वें वर्चुअल समिट को चेयर किया है और एससीओ में शामिल लीडरान ने ग्लोबल इंटरेस्ट में एससीओ में ज़्यादा मेंबर्स को शामिल करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के फॉर्मेशन की डिमांड की है। खास बात यह है कि इस 23rd एससीओ समिट में भारत की चेयरपर्सनशिप का थीम एक सिक्योर एससीओ की ओर था, जिसके तहत ईरान 9वें मेंबर के तौर पर एससीओ में ऑफिशियली शामिल हो गया है। और याद रहे कि सिक्योर का एक्रोनिम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2018 के एससीओ समिट में दिया था, जिसका मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब समझने वाली बात यह है कि भारत ने इस नारे को कितना साकार किया है। इस पर हम डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे समझना चाहेंगे कि ग्लोबल इंटरेस्ट में एससीओ में ज़्यादा मेंबर्स को शामिल करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के फॉर्मेशन की डिमांड की गई है, इसको आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ज़रूरत है। पहले कुछ देश थे जिनका पूरी दुनिया पे एक तरह का कब्जा था। एक बाइपोलर वर्ल्ड था जिसमें सोवियत यूनियन और यूएस था। फिर अगर आप देखें तो शीत युद्ध के बाद का जो पूरा विश्व राजनीति रही है, उसमें अमेरिका का एक डोमिनेशन रहा, जिसको हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड कहते रहे। उसमें अमेरिका और पश्चिम देश, खास करके पश्चिम यूरोपीय देशों का एक बड़ा कंट्रोल रहा है। काफ़ी चीज़ें रही हैं। और पर अगर इस बीच देखें तो कुछ इकॉनमी, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण इकॉनमी है, उसने भी अपने अंदर काफ़ी आर्थिक चेंजेस किए और आज भारतीय इकॉनमी दुनिया के अंदर 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी के रूप में देखी जाती है। हमारे प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हम एक युवा देश माने जाते हैं। तो ऐसे में भारत के जो एम्बिशंस हैं, और वो एक राइटफुल एम्बिशन है, क्योंकि अगर इतना बड़ा देश है जिसकी इतनी बड़ी इकॉनमी है, जिसको कि वर्ल्ड एक पावर के रूप में देखता है, तो उसके भी अपने कई सारे एम्बिशंस हैं और वो चाहता है कि विश्व के जो राजनीति है उसमें उसका जो रोल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट रोल क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारत ना ही सिर्फ एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, बल्कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। भारत एक लिबरल डेमोक्रेसी भी है और विश्व को ये पता है कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। जैसे कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो कई ऐसे भी देश हैं दुनिया के अंदर जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन विश्व को उनके वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स होने से डर है। भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो भारत के लिए महत्वपूर्ण होता है कि भारत भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे और जो पुरानी जो शक्ति, जिसे आप कहें कि जो शक्ति के जो सेंटर्स थे वर्ल्ड में, वो मेरे ख्याल से अभी आज की दुनिया को पूरी तरीके से नहीं दिखाते हैं। उसमें शक्ति का जो सेंटर्स है वो बदलने चाहिए और भारत को उसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल मिलना चाहिए। आज अगर आप वर्ल्ड इकॉनमी की बात करें तो आप इंडिया को माइनस करके वर्ल्ड इकॉनमी की बात नहीं कर सकते हैं। आज अगर विश्व में राजनीतिक संतुलन का बात करें तो भारत को माइनस करके आप विश्व के अंदर राजनीतिक संतुलन की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की बात करें तो आप भारत को माइनस करके बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे में भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए अगर आप देखें तो हमने जो अप्रोच लिया है इंडिया ने, वो ये है कि हम किसी के साथ भी एक कोड नहीं बनाएंगे। जैसे कि हम क्वाड में भी हैं, एससीओ के अंदर भी हैं, और हमारे रिलेशनशिप चाहे वो वेस्ट के साथ हो या रशिया के साथ हो, एक तरीके से एक संतुलन बना करके हम चल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि भारत के संबंध रशिया, चाइना के साथ भी काफ़ी हद तक और अमेरिका के साथ भी काफ़ी हद तक बहुत सुधरे हैं। हालांकि चाइना के साथ पिछले कुछ समय में कुछ विवाद भी रहे हैं, खास करके बॉर्डर पर जो विवाद रहे हैं, लेकिन उसके चलते भी हमने देखा कि चाहे वो ट्रेड हो या एससीओ समिट हो,
हम तमाम जगह पर एक दूसरे के साथ वार्तालाप में भी हैं। तो ऐसे में भारत का रोल काफी महत्वपूर्ण है और विश्व ये चाहता है। आज की तारीख में अगर आप ये भी देखें तो एक शिफ्ट भी वर्ल्ड के अंदर आया है, जहाँ पे भारत को वो एक मेजर पावर नहीं की तरह नहीं मानते थे। लेकिन अभी आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, वहां पर दूसरी बार उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद वो इजिप्ट गए और जहां जहां पर भी वो गए उनको एक बड़ा रिसेप्शन मिला है। तो वो रिसेप्शन भारत को मिल रहा है क्योंकि लोग समझते हैं, विश्व के अंदर ये समझदारी बनी है कि जो हम नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, खासकर कि पेंडेमिक के बाद और खासकर कि ये जो युद्ध हुआ है उसके बाद जो हम नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो बिना भारत के सेंटर में हुए वो वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण नहीं होने वाला है। और उसमें भारत का जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें SCO, चाहे वो G20 हो, SCO हो, क्वाड हो, इन तमाम जगह पर भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर आप SCO के अंदर भी देखें तो जहां पे चीन और रशिया है, भारत के रहने से वहां पर एक संतुलन ही बिल्कुल बदल जाता है और काफी संगठन का महत्व, अगर आज भारत ना होता SCO के अंदर और सिर्फ चाइना और रूस होते तो मेरे ख्याल से जिस तरह का महत्व SCO का है वैसा नहीं रहता। भारत के रहने से वो महत्व काफी SCO का बढ़ जाता है। तो जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी बता रहे हैं कि ऐसा ही पिछले जो SCO का समिट था उसमें भी कहा गया था कि अगर चाइना SCO में पैसे लाता है, मनी लाता है और रशिया वेपन्स, गन्स लाता है तो इंडिया डिग्निटी लेकर आता है SCO में। तो ऐसी ही बात कुछ प्रोफेसर त्रिपाठी भी कह रहे हैं कि बैलेंस जो है वो इंडिया की वजह से ही SCO में बना हुआ है। प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है बैलेंस की, जो कि इंडिया बनाता है। इंडिया SCO का मेंबर है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। इंडिया अभी फ्रेंडली विजिट के लिए US जाता है और लौट करके लीडरशिप करता है वो SCO की। क्या इमेज पोर्ट्रे इंडिया कर रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? आई थिंक ये इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत आज पूरे विश्व में देशों को ऐसा हिस्सेदार लगता है जिनसे उनको अपने विकास में नए नए आयाम नज़र आते हैं। भारत आज, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 1.5 खरब डॉलर का निवेश हो सकता है भारत में। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की हमारे यहाँ ज़रूरत है, जब बनाया जा रहा है तेज़ी से। और क्योंकि आज दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो G20 में, उसका भी भारत अध्यक्षता कर रहा है, उनमें सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई वृद्धि दर वाला देश भारत है। आज बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए जिसको हम पर डॉलर रिटर्न कहते हैं कि कोई देश या कोई कंपनी भारत में निवेश करती है तो उससे उसको जो लाभ या प्रॉफिट होने वाला है वो दूसरे जगह से शायद थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। इसलिए निवेश आप देखें, लगातार जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत में करीब 80 खरब डॉलर तक पहुंच गया है सालाना, तो वो लगातार उसमें वृद्धि दर नज़र आता है। तो सबसे पहले तो जो सारे देश एक दूसरे से मिलना चाहते हैं वो अपने राष्ट्र हित को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि भारत एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उनको साथ जुड़ने से अपने विकास में फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, जो धनंजय ने पहले कहा थोड़ी देर, कि भारत एक युवा देश है। जो ऊर्जा है युवाओं की, वो भारत को लगातार एक आकर्षक वाला देश बनाती हैं कि वो बदलाव, जो परिवर्तन की सोच है भारत में, वो शायद सभी देशों में नहीं है। और उसके साथ साथ जोड़ लें कि भारत बहुत कम देशों में से एक देश है जो शुरू से ही, जब से आज़ाद हुआ तब से, अपने आप को एक विश्व स्तर पर किस तरह से वो योगदान दे सकता है, उस नज़रिए से हमेशा अपने विकास को देखता रहा है। मंशा हमेशा से थी, आज शायद हैसियत भी है भारत की कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से दूसरे देशों के साथ जुड़े, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जुड़े और उनमें किस तरह से अपना योगदान दे। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न किया, जो सवाल आपने उठाया कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ इतना भव्य उनका उत्सव जैसा एक तरह से स्वागत होता है, फिर उसके बाद वापस आते हैं तो ये शंघाई सहयोग संगठन की वो अध्यक्षता करते हैं, तो कैसे ये तालमेल बना हुआ है दोनों तरफ से। तो मुझे लगता है एक तो बात ये हुई कि ये भारत का जो आकर्षण है उससे लगता है कि सभी देश इस बात को मानने पर एक तरह से तैयार हैं कि चाहे भारत उनको पूरी तरह से उनकी बात ना माने, अपनी बात लेकर आगे बढ़े, पर तब भी वो सारे देश भारत से जुड़ना चाहेंगे। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो सब नेतृत्व है भारत का,
उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि किस तरह से ये संतुलन किसी को भी अलग ना करके उनको सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की जो कोशिश है, उसमें हमारे नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ है। देश में तो हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं लीवरेजेस। हर देश अपनी डिप्लोमेसी में कुछ ना कुछ खास लीवरेजेस हैं जो यूज़ करता है अपने बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो लीवरेजेस बहुत हैं, मैंने कहा युवा देश है, बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है, परिवर्तन है, आकर्षण है, लोकतंत्र है, पर उस सब लीवर्स को किस तरह से उपयोग में लाना है, किस तरह से सदुपयोग किस तरह से करना है, उसका ये संतुलन किस तरह से बनाना है, कुछ हद तक हमारे नेतृत्व को भी मुझे लगता है कि उसका क्रेडिट जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो ये कहें कि बहुत सी चीज़ों का एक तरह से तालमेल है आपस में कि भारत आज ये कर पा रहा है, अभी तक कर पा रहा है। और ख़ासकर यूक्रेन युद्ध तो बहुत बड़ी उदाहरण माना जाएगा। मुझे लगा कि अगले 20-30 साल बाद बहुत युवा जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर शोध करेंगे, किस तरह से ये जो उदाहरण बना यूक्रेन युद्ध का कि भारत रूस से भी लगातार तेल खरीद रहा है, यूक्रेन को भी मानवीय सहायता पहुंचा रहा है, अमेरिका के साथ भी लगातार तालमेल बना रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत कर रहा है। ये सब सभी घटकों से जुड़ने की जो एक रणनीति है, जो एक तरीका है, वो किस तरह से भारत की जो नई एक तरह से अध्याय है विदेश नीति का, जिसमें एक असर्टिव अप्रोच है भारत की कि हम इतना एक तरह से अपने आप को सक्षम मानते हैं कि हमें किसी खेमे में किसी का पिछलग्गू बनाने की या बनने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। आज अपने आप सीधा पाँव पर खड़े होकर अपनी बात को भारत कह सकता है और इसको आगे से आगे मान्यता मिलती हुई नज़र आती है। ठीक इसीलिए ये संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, वहाँ स्वागत होता है और वापस आते हैं तो शंघाई सहयोग संगठन में भी उतना ही अच्छा तालमेल उनका नज़र आता है, जो सभी वहाँ भी अमेरिका में भी और शंघाई सहयोग संगठन में भी जो बात कहनी है वो खुलकर कहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे को बहुत ज़ोर से सभी मंचों पर रखते हैं। और दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा उनका अभी सामने आता जा रहा है, जनवरी में आपको याद होगा कि एक ग्लोबल साउथ शिखर वार्ता भारत ने उसकी मेज़बान था भारत, उस वक्त उसका मेज़बानी की थी। आज भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ के नज़रिए से भी नज़र आ रहा है। ग्लोबल साउथ को लगता है कि वो चाहे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हों, चाहे G7 हो, जहां हमेशा भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है एक अतिथि के तरह से, जो G7 का विकसित देशों का जो संगठन है, तो चाहे वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, क्वाड हो, जितने भी बड़े बड़े एक तरह से संगठन हैं जहाँ भारत जाता है, ग्लोबल साउथ को लगता है कि वो आवाज़ भारत उनकी वहाँ पहुँचा सकता है। इसीलिए मैं बात समाप्त करूँगा अपनी पपुआ न्यू गिनी में जो यात्रा हुई भारत के प्रधानमंत्री की, वहाँ के जो पूरे क्षेत्र के राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ बैठे हुए थे और ख़ासकर पपुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्रपति का रवैया भारत के प्रधानमंत्री की ओर था, उससे लगता है कि किस तरह से एक अपेक्षा है बहुत से देशों को, आज उम्मीद है एक तरह से भारत से, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से अपॉर्चुनिटी, अवसर है भारत के लिए कि जो अपेक्षा है इन देशों की और अपने नागरिकों की जो अपेक्षा है भारत के नेतृत्व से, उस पर किस तरह से खरा उतरे। और इसी का उदाहरण है कि भारत अमेरिका भी के साथ भी जुड़ा रहता है और रूस और चीन के साथ भी लगातार तालमेल बनाए रखता है और शंघाई सहयोग के संगठन में अपनी न केवल अध्यक्षता करता है पर पूरा एक तरह से खास योगदान उसमें देता है, जो आने वाले वर्षों में शंघाई सहयोग संगठन का जो ढांचा है, उसके जो उद्देश्य हैं, उसका काम करने का तरीका है, उसमें भारत की छाप आपको नज़र आएगी। आपने जिस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री बहुत खुलकर बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और बहुत असर्टिव अप्रोच वो रखते हैं, यही बात 23rd एससीओ समिट में न्यू दिल्ली में भी देखने को मिली, जब उन्होंने 23rd जिस एससीओ समिट में जो इंडिया ने एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर 2030 पर साइन करने से इनकार कर दिया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को अपोज किया है और साथ ही एससीओ डेवलपमेंट बैंक सेटअप इनिशिएटिव को भी सपोर्ट नहीं। अगर विश्व में ताइवान को लेकर के एक प्रश्न उठे तो चाइना उसको बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत बातचीत होनी चाहिए और किसी तरीके का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। भारत का ऑब्जेक्शन जो BRI लेकर के, हम कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं है, भारत खुद भी कई सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है जी। जैसे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात अभी प्रोफेसर सिंह ने कही, उसके साथ भारत ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ना चाहता है। तो कनेक्टिविटी तो एक महत्वपूर्ण बात है आज के विश्व में, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर कनेक्टिविटी को
पिछले कुछ समय में, अगर पिछले समय में देखा जाए तो उतना महत्व तो नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू एक रोड चाइना निकाला है BRI के उस पर, और जिसमें भारत का एक मेजर ऑब्जेक्शन है। चाइना शुरू में कहता रहा कि वो इन ऑब्जेक्शंस को ध्यान देगा, उस पर बात सुनेगा, लेकिन उसने नहीं किया। तो भारत का जो ऑब्जेक्शन है वो काफ़ी वैलिड ऑब्जेक्शन है, और उस वैलिड ऑब्जेक्शन को अगर चाइना कोई भी महत्व नहीं देता है तो डेफिनेटली ये भारत की तरफ से बनता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी के इंटरेस्ट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में BRI पर एक पोजीशन ले, और वो पोजीशन भारत का है। जहाँ तक और सारे डेवलपमेंट बैंक का सवाल है, भारत उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट है भारत का, लेकिन एक सवाल ये भी आता है, अगर हम थोड़ा इसको व्यापक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तौर पर देखें तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या आपको इतने सारे डेवलपमेंट बैंक की आवश्यकता है? अभी हाल फिलहाल में जो आपके 2 और बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई चाइना अपने यहाँ पर प्रोटेस्ट को भी बढ़ावा नहीं देता है। हम तिएननमेन स्क्वायर केस के बारे में जानते हैं, हांगकांग के अंदर जो हुआ हम वो जानते हैं अभी। पर भारत के अंदर जब आतंकवाद होता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और सबको पता है कि जो लोग उसके पीछे वो किस देश के अंदर बैठे हुए हैं, जब भारत उन बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाता है, UNO के अंदर जाता है और चाहता है कि ये जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं टेररिस्ट अटैक्स के, उन पर एक निर्णय लिया जाए, तो चाइना उसको रोकने का कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं कि जिसके चलते भारत को भी एक पोजीशन अपनी लेनी पड़ती है। ये एक टेरिटोरियल, और इसको प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर इस SCO में भी कहा है, समिट में कहा है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और टेररिज्म के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो जो प्रोफेसर सिंह कह रहे थे एक बहुत महत्वपूर्ण है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, कि इस तरीके का पीसफुल राइज मेरे ख्याल से किसी भी देश का पिछले 70 से 100 सालों में नहीं देखा गया जी। कि वो पश्चिमी देशों के साथ भी अपने एक तालमेल बना के चले, रशिया के साथ भी एक तालमेल बना के चले, और ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनकर उभरे। अगर आप देखें तो जो भी महत्वपूर्ण देश है दुनिया के रहे हैं, जो उभरते पावर्स रहे हैं, उन्होंने दुनिया को बांटने की कोशिश किया है जी। अमेरिका ने बांटने की कोशिश किया वेस्टर्न कैंप्स के थ्रू, सोवियत यूनियन का रहा, कोल्ड वॉर हमने देखा, पोस्ट कोल्ड वॉर भी जैसे बात कही। इंडिया दुनिया को बांटने का कोशिश नहीं कर रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और तमाम सारे लोगों के साथ, तमाम सारे देशों के साथ एक रिलेशन बना के रखना चाहता है। और भारत अपना एक कंसर्न एक्सप्रेस करता है कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और टेररिज्म को कौन 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 चाहता है दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो भारत के वैलिड कंसर्न्स हैं उस पर भी जो देश है, खास करके चाइना, पाकिस्तान, इनको देखना चाहिए। और अगर वो वैलिड कंसर्न एड्रेस करे तो भारत उसके आगे कुछ नहीं मांगता है। भारत उनको थोड़ी कुछ कह रहा है कि आप अपने दृष्टिकोण बदल दीजिए। तो वैलिड जो हमारे चीजें हैं उसको भी इन देशों को एक तवज्जो देना चाहिए, और अगर वो उसको नहीं देंगे तो भारत का भी एक सॉवरेन पावर की तरह एक अधिकार बनता है कि वो अपनी बातों को रखे। तो मेरे ख्याल से जो विरोध है वो उसलिए विरोध नहीं है कि हम उनका विरोध करना चाहते हैं या हम इससे खफा है कि चाइना हमारे बराबर या हमसे बड़ा एक विकसित एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी है, हमसे बड़ी महत्वपूर्ण इकोनॉमी है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो टेररिज्म का इशू है या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो इशू है, जो महत्वपूर्ण सवाल माने जाते हैं देश की संप्रभुता के लिए, उस पर दूसरे देश क्या कर रहे हैं, और वो एक रिस्पॉन्स है भारत की तरफ से। जी, बहुत स्ट्रांगली और फर्मली अपना स्टैंड रखा इंडिया ने, और बिल्कुल साफ कर दिया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार की थीम थी टुवर्ड्स सिक्योर SCO, वो आपको कहाँ तक साकार होता दिखाई दिया? वो एक तरह से आपने पहले शुरुआत में कहा भी कि सिक्योर जो है वो एक्रोनियम है एक, जो 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने ही इसी तरह के शंघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता में अपने भाषण में इस्तेमाल किया था। तो वो बहुआयामी एक तरह से अप्रोच है कि आप एनवायरनमेंट पर भी फोकस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहते हैं, सिक्योरिटी पर भी फोकस करना चाहते हैं, और सिक्योरिटी को रीजनल लेवल पर देखना चाहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जोड़कर किस तरह से शंघाई सहयोग संगठन जो है वो
आगे बढ़ सकता है। तो एक तरह से उसका जो एक मैंडेट जिसको कहते हैं उसको और बढ़ाने की एक तरह से कोशिश है, क्योंकि लगता है इस वक्त के जो उसके पहले जो उद्देश्य थे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर और आतंकवाद को लेकर, उसमें काफ़ी हद तक तालमेल बना भी है और काफ़ी हद तक तालमेल नहीं भी बन पाया है। जैसा अभी धनंजय कह रहे थे कि कुछ देशों की जो सोच है वो इन मुद्दों को लेकर हालांकि आज भी अलग है, तो जब देख रहे हैं कि उन मुद्दों पर अब बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक हद तक बढ़े हैं, तो क्यों ना कुछ और मुद्दे भी जोड़े जाएं शंघाई सहयोग संगठन में, जहां एनवायरनमेंट पर बात हो। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की जो LIFE इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि किस तरह से लाइफस्टाइल बदलना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को हम बचा सकें। और आप देख रहे हैं कि कितनी रोज़मर्रा के जीवन में कितना असर है क्लाइमेट चेंज का हमारे सभी शहरों में। तो एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। इसी तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रांस के साथ जुड़कर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो इसी तरह से शंघाई सहयोग संगठन में भी उसके जो 2 उद्देश्य रहे, आतंकवाद और ऊर्जा को लेकर, उसके अलावा और क्यों न कई और चीज़ों को उसके साथ जोड़ा जाए। इसीलिए आप देखें कि हालांकि शिखर वार्ता केवल वर्चुअल हुई, ऑनलाइन हुई, पर फिर भी उसके चलते आप देखें कि न केवल एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हो पाई, उसके साथ 2 थीमेटिक स्टेटमेंट्स भी भारत ने जारी करवाई इस शिखर वार्ता से। और उसमें किस तरह से भारत ने ये खासकर कहा कि डिजिटलाइजेशन जो है वो इन देशों की होने में भारत बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और उसमें बहुत से उदाहरण थे, और एक ख़ास उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इस्तेमाल करके भाषा, जिसको भाषणी कहा जाता है, वो एक जो एप्लीकेशन भारत ने तैयार की है, वो किस तरह से वो भारत इन सब देशों के साथ साझा करना चाहता है। भारत की ऑनलाइन पेमेंट्स भी भारत सभी कई देशों को साझा कर रहा है। तो ये जो सिक्योर SCO का थीम था, मुझे लगता है वो एक तरह से इसी तरह का एक इशारा था भारत की तरफ से कि आज शंघाई सहयोग संगठन को अपने उद्देश्यों को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, न केवल सदस्यों को और जोड़ना चाहिए, संगठन को बड़ा करना चाहिए, पर संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको भी शायद थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। और भारत ने ठीक इसीलिए आप देखें कि एक बहुआयामी उद्देश्य का एक पटस्थल तैयार किया और कहा सिक्योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थीम रहेगा इस साल का। और इसके चलते मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर आने वाले सालों में जो जिस तरह से उद्देश्य बनेंगे, जो एजेंडा बनेगा, जो आने वाले सालों में इस तरह से जॉइंट डिक्लेरेशंस जारी होंगी, उनमें ये जो बढ़ता हुआ कैनवस है वो मुझे लगता है नज़र आएगा, और वो भी एक तरह से भारत का योगदान रहेगा। आपसे प्रोफेसर त्रिपाठी कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे चलते चलते कि जो ये 23rd समिट हुआ, SCO समिट हुआ, इसके न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आपसे जानना चाहेंगे, क्या अचीव किया, क्या रिजल्ट्स रहे? देखिए, सबसे मैं अंत में अगर एक कमेंट ही करना है तो मैं ये कहना चाहूँगा एक सक्सेसफुल समिट हुआ। जो भारत के लिए जो ऑब्जेक्टिव भारत ने अपने लिए सेट किए थे, उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भारत सक्सेसफुल रहा। जो तमाम 144 तरीके के जो कार्यक्रम किए गए, जिसको कि कल अल्टीमेटली जो आपके समिट में कंक्लूड हुआ, और भारत ने SCO के आगे कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स भी रख दिए। डिजिटलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का ऑब्जेक्टिव हो, तो मेरे ख्याल से, और एक सबसे जो महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो वो ईरान का सम्मिलित होना SCO में रहा। तो मेरे ख्याल से जो भी ऑब्जेक्टिव थे भारत ने अचीव किया, और SCO को एक नया डायरेक्शन भी भारत ने दिया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में भी भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता रहेगा, और ये न्यू दिल्ली का जो समिट है वो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण समिट की तरह SCO के अंदर देखा जाएगा, एक टर्निंग पॉइंट की तरह SCO के अंदर देखा जाएगा। जी, आपने जो दोनों गेस्ट, आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसका आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। तो हमारे दोनों गेस्ट ने बहुत ही तफसील के साथ बताया कि SCO क्या है, और SCO में
इंडिया कितना इम्पोर्टेंस रखता है, किस तरह से एक बैलेंस प्रोवाइड करता है और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेंट्रल एशियन नेशंस जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ट्रेडिंग